ओके, तो ये लीनियर अलजेब्रा की स्टार्टिंग है, जिसमें हम ये समझने वाले हैं कि आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो बिफोर दैट वी हैव टू कम अक्रॉस सम सर्टेन टॉपिक्स, लाइक बेसिस क्या होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, स्पैन कैसे करता है किसी चीज को, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो हमें ये मालूम है कि वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका शेप एम क्रॉस एम ले लेता हूं मैं। इसके आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक। अब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स होते क्या हैं? तो ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि इस मैट्रिक्स को अगर इन्हीं वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, दे विल गिव अ मैग्नीट्यूड एंड रिटर्न द सेम वेक्टर एज इट इज। तो अगर कोई ये मान लो ए स्क्वायर मैट्रिक्स थी आपकी और इसका आइगन वेक्टर एक्स है, तो अगर आप ए को एक्स के ऊपर ऑपरेट कराओगे तो वो एक्स को एज इट इज दे देगा, प्लस एक मैग्नीट्यूड टर्म भी दे सकता है। इट्स नॉट कंपल्सरी, लैम्डा की वैल्यू वन भी हो सकती है। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल टू एक्स भी हो सकता है। ठीक है। तो ये जो लैम्डा है, दिस इज नोन एज आइगन वैल्यू। ठीक, इतना हमने कवर कर लिया। ठीक है। और कैसे फाइंड आउट करना है? देन वी हैव अ थ्योरम नेम एज केले हैमिल्टन थ्योरम, ए माइनस लैम्डा आई। वी हैव टू टेक द डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। देन वी विल गेट अ सम, हमारे पास एक इक्वेशन आएगी लैम्डा की, उसे सॉल्व करके उसके रूट्स निकालेंगे। जिस शेप का मैट्रिक्स होगा, शेप ऑफ मैट्रिक्स, उसी लैम्डा की पावर में इक्वेशन बनेगी। मान लो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो लैम्डा स्क्वायर की बनेगी। ठीक है। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो लैम्डा क्यूब की इक्वेशन बनेगी। लैम्डा क्यूब की इक्वेशन बनेगी तो तीन आइगन वैल्यूज आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर। नाउ अगर मान लो कि हमारे पास कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो उसकी कैसी इक्वेशन बनेगी? लैम्डा क्यूब समथिंग में बनेगी। ठीक। तो उसके कैसे कितने आइगन वैल्यूज आएंगे? लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री। उसके तीन रूट्स हैं, तीनों रूट्स के करस्पॉन्डिंग तीन आइगन वेक्टर्स आएंगे। ये ऐसे आइगन वेक्टर होंगे जिन पर अगर इसको ऑपरेट करोगे तो ये लैम्डा को देंगे और एज इट इज ये वेक्टर सेम रहेंगे। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ x1, x2 और x3। ठीक है। नाउ दीज आर द आइगन वेक्टर्स। नाउ बिफोर जंपिंग अपॉन आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन, हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक वर्ड बोलते हैं, दिस इज नोन एज बेसिस। बेसिस क्या होता है? ठीक है। व्हाट डू मीन बाय बेसिस? ठीक। तो बेसिस की अगर हम एक डेफिनेशन सिंपल बताएं, तो मान लो कि कोई स्पेस है Rn। ठीक है। रियल नंबर ऑफ सेट जिसमें n नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, n नंबर्स हो सकते हैं। अगर उसका कोई स्पेस है और कोई वेक्टर है जो इसको इस स्पेस को बिलोंग करता है, एनी वेक्टर उसके बिलोंग करता है। वेक्टर भी हो सकता है, सेकंड सेट ऑफ वेक्टर भी हो सकता है, मतलब खूब सारे वेक्टर्स हो सकते हैं जो कि इस स्पेस को बिलोंग करेंगे, Rn को बिलोंग करेंगे। उसको हम बोलेंगे कि ये सेट ऑफ वेक्टर बेसिस हैं। दिस सेट ऑफ वेक्टर आर बेसिस अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। वो दो कंडीशन कौन सी है? ठीक। पहली बात तो, ये जो वेक्टर का जो सेट बनाया है, मान लो कि हमने क्या बोला कि आपके पास कोई वेक्टर है u1, u2, u3, un। आपके पास n वेक्टर्स हैं और इसका सेट बना लिया, ये आपका सेट है। सेट का मतलब ऑर्डर्ड कलेक्शन, सारे वेक्टर्स का ऑर्डर्ड कलेक्शन आपने बना लिया। ठीक है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन, ऑर्डर्ड। तो इस ये जो भी वेक्टर्स हैं इस सेट के अंदर, अगर ये सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंसी इनकी नहीं है एक दूसरे पर, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अभी क्या कंडीशन होती है लीनियरली इंडिपेंडेंट की, वो मैं बताऊंगा। पहली कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई करते हैं कि u1 u2 से लीनियरली इंडिपेंडेंट है, u1 u3 से भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सिमिलरली गोस विद द u2 u3 और डैश 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 un, मतलब सब आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सेकेंड थिंग, वो स्पैन द स्पेस। अब जिस स्पेस के वेक्टर हैं जो कि मैंने लिया Rn, तो उस Rn स्पेस में वो स्पैन भी करें। अभी मुझे मालूम है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि स्पैन द स्पेस क्या है, मैं समझाता हूँ। तो उस ऐसे सेट ऑफ वेक्टर को हम क्या बोलेंगे कि दिस सेट ऑफ वेक्टर आर नोन एज बेसिस, उनको हम बेसिस बोलते हैं। ठीक। तो सिंपली आपको क्या बोलना है कि कोई भी दो वेक्टर अगर आप बोलते हो वो बेसिस होंगे, कब होंगे? अगर वो दोनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो,
प्लस दोनों वेक्टर जिस स्पेस में बनाए गए हैं उस स्पेस को स्पैन करते हो, मतलब उसमें उनकी प्रेजेंस हो पूरे वेक्टर में। अभी मैं बताऊंगा कि दोनों को प्रूव कैसे करता है, ठीक। अब जैसे मान लो कि पहला कंडीशन आता है कि सर लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे निकालेंगे, और फिर हम समझते हैं कि स्पैन द स्पेस कैसे करते हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होता क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर उन वेक्टर्स को बोलते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई वेक्टर है V1, V2, Vn, ये हमारे पास खूब सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है। दीज आर द वेक्टर्स। अब ये वेक्टर्स किसी भी डायमेंशन के हो सकते हैं। अगर ये मैं बोलूँ R3 डायमेंशन के हैं, R3 का मतलब समझते हो XYZ। अगर ये मैं बोलूँ R3 डायमेंशन के तो XYZ के हैं, R2 के हैं तो XY के हैं। अब सिंगल वेक्टर मत लेना R, क्योंकि सिंगल वेक्टर किसके साथ उसकी लीनियरली डिपेंडेंसी फाइंड आउट करोगे। मान लो एक ही वेक्टर है, तो किससे लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो कोई वहां पे कंपैरिजन बनता नहीं। तो मिनिमम टू वेक्टर्स तो होने चाहिए, R2, R3, R4, R5। खूब हो सकता है अगर वो R3 का है, तो ये वेक्टर कैसा दिखेगा V1, इसमें तीन वैल्यूज आएंगी XYZ। अगर वो R2 स्पेस का है तो उसमें सिर्फ X और Y है, ठीक। तो मान लो हमारे पास खूब सारे वेक्टर्स हैं V1, V2, डैश 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 Vn। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। कब होंगे? अगर, इफ, हम बोले, हम बोल रहे हैं कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर मान लो कि कोई स्केलर वैल्यू ले लेता हूँ C1 V1, C2 V2, कोई भी स्केलर वैल्यू C1 C3 V3 एंड डैश डैश CN VN, अगर ये किसका सम के बराबर है, जीरो के बराबर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये था कि V1 V2 V3 डैश 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 VN विल बी नोन एज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, अगर इन सारे वेक्टर्स को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सके, ठीक, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सके, दिस इज नोन एज अ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। और उनका सम कितना है, जीरो के बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि जीरो कब आएगा? अगर C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस डैश डैश CN VN, ये जीरो कब होगा? एक ही कंडीशन में, जब CN, C2, C3 और CN की वैल्यू किसके बराबर हो, जीरो के बराबर। अगर इन सबकी वैल्यू जीरो के बराबर होगी तभी टोटल सम जीरो आएगा, अगर किसी की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तो टोटल सम जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन, सिंपल। लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या है? ऑल द वेक्टर्स V1 V2 कुछ भी, दे विल बी कॉल्ड एज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन का सम जीरो होता है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। और ये किस कब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? इस केस में सेटिस्फाई करेगा जब उनका जो स्केलर मल्टीपल है C1, ये स्केलर वैल्यू है, C1 C2 C3 ये स्केलर वैल्यू है, वही फाइंड आउट करना होता है। और एक्चुअल में अगर वो कुछ अलग वैल्यू आती है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? जीरो के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जांपल लेके सॉल्व करता हूँ तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। मान लो कि एक वेक्टर है एक्स, जिसमें कि एक 1 0 है, और दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ वाई, दूसरा वेक्टर ले लिया वाई जिसकी वैल्यू है 0 1। तो ऑब्वियस इसमें कितनी वैल्यूज हैं? दो, 1 0 0 1। तो ये किस स्पेस को बिलोंग कर रहा है? R2 स्पेस को बिलोंग करेगा, ठीक। क्वेश्चन है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखता हूँ, ठीक। तो मान लो कि कोई स्केलर ले लिया मैंने, एक्स के लिए A1 ले लिया तो A1 1 0, और प्लस वाई के लिए लिया A2 तो A2 1 0 0 1। ये किसके बराबर करा? जीरो के बराबर। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि A1 और A2 की वैल्यू जीरो है, बस ये प्रूफ करना है। तो अगर मैं अंदर A1 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा? A1 0 प्लस 0 A2 बनेगा, इक्वल टू जीरो करूं। अब दोनों ऊपर ऊपर को ऐड करो तो इक्वेशंस क्या बनेगी? A1 प्लस 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब A1 की वैल्यू कितनी है? जीरो। नीचे क्या बनेगा? 0 प्लस A2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी है? जीरो। तो A1 और A2 की वैल्यू कितनी है? जीरो। तो A1 बराबर A2 बराबर जीरो। तो इसका मतलब ये जो दोनों वेक्टर थे, कौन, 1 0 और 0 1, ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो अगर मैं जनरली बोलूं कि कोई भी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का है, ठीक, तो कोई दूसरा वेक्टर अगर लाऊंगा, मान लो कि अब मेरा कहने का मतलब ये है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, कि अगर हमारे पास कोई सेट ऑफ वेक्टर है, मान लो V1 V2 और Vn, ये कोई सेट ले लिया वेक्टर्स का, और मैंने बोला कि ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, Li, L डॉट आई, ठीक, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है। तो
इसमें का कोई भी वेक्टर जेड लेता हूं और ये बिलोंग करता है मान लो R2 स्पेस में, दो ही वैल्यूज हैं इसमें, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर जो जेड होगा, जो कि इसी स्पेस का होगा, R2 स्पेस का होगा, उसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिख सकता हूँ। मतलब जो जेड होगा, मैं उसको V1, V2 और Vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, ठीक। अब ये इसी 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 चीज को बोलते हैं स्पैन द स्पेस। मतलब कहने का मतलब इसको मैं समझाता हूँ अभी, देखो। पहला तो समझ के लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है, कि कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स लो, अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर करो, स्केलर से मल्टीप्लाई करके, और सारे स्केलर की वैल्यू अगर जीरो आती है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, मतलब एक दूसरे से कोई रिश्ता नाता नहीं रखता, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट, ठीक। इसका एग्जांपल देता हूं, आपने एक्स वाई एक्सिस देखा है, एक्स और वाई, या इसको कैसे देखा है दूसरे फॉर्म में, आई और जे। तो हम क्या बोलते हैं, आई और जे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। एक्चुअली ये जो आई और जे होते हैं ना, ये आई जे एक्स वाई, या फिर एक्स वाई जेड, या फिर आई जे के, ये सब जो वेक्टर है ना, आई जे के, ये बेसिस होते हैं एक्चुअली। ये बेसिस होते हैं। कोई भी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जाता है, उनकी जो डायमेंशंस होती हैं, एक्स वाई जेड, आई जे के, आर थीटा फाई स्फेरिकल में, एस फाई जेड सिलेंड्रिकल में, वो सब आपस में बेसिस होती हैं। बेसिस होने का मतलब क्या है, आई जे और के, ये आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। मतलब आई का लेना देना जे के साथ कुछ नहीं, ठीक। याद रखना, शायद तुमने देखा भी होगा कि अगर आई डॉट आई करोगे तो वन आएगा, पर आई डॉट जे करोगे तो जीरो आएगा। मतलब कोई लेना देना नहीं है, आई का जे के साथ कोई लेना देना नहीं, जीरो। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। अब दो जो दूसरी प्रॉपर्टी है सेकंड, दैट इज स्पैन द स्पेस। ये क्या होता है सर, तो हमने कहा कि अगर आई और जे और के, मान लो ये आई है और ये जे है और ये के, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये बेसिस में, तो बेसिस होने का मतलब ये स्पैन द स्पेस करेंगे। स्पैन द स्पेस का करने का मतलब होता है, आई जे के किस में बिलोंग कर रहा है, R3 में। आई जे के बिलोंग कर रहा है R3 में। अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं, कोई भी पॉइंट कहीं पर भी, क्या मैं इस पॉइंट को आई और जे और के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। मान लो कि ये जे में वैल्यू 2 है, के में वैल्यू 3 है, और आई में वैल्यू ये जाके कितनी बनती है, 1 बनती है। तो क्या मैं इस पॉइंट पी को ऐसे लिख सकता हूँ, 1i + 2j + 3k, ऐसे लिख सकता हूँ, पी इक्वल टू, तो मैंने एक नया वेक्टर बना दिया, i + 2j + 3k। तो मतलब जो भी बेसिस होगा, उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे, आई जे के कुछ भी, वो आपस में तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और इसके अलावा उनके स्पेस में कोई भी अगर पॉइंट आता है या कोई भी वेक्टर होता है, तो वो उन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक। तो कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, आई जे और के, जब ये बिलोंग करते हैं R3 स्पेस को, मतलब तीन तीन डायमेंशन है, तो R3 लिखा जाता है। तो आई की वैल्यू क्या बनाते हैं हम लोग, 1 0 0, जे की वैल्यू बनाते हैं 0 1 0, और के की वैल्यू बनाते हैं 0 0 1, यही बनाते हैं। और मैंने जो पॉइंट पी बनाया है, वो एक वेक्टर है। ये कोई वेक्टर है, मान लो ये कोई पॉइंट पी कोई एक वेक्टर है, और मुझे अगर इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आई में 1 काट रहा है, जे में 2 काट रहा है, और के में 3 काट रहा है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो P इक्वल टू 1, आई का मतलब हो गया 1 0 0, प्लस जे का मतलब हो गया 2 काट रहा था तो 0 1 0, और के में काट रहा था 3, तो 0 0 1। तो क्या मैंने P को इन तीनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है? बिल्कुल लिख दिया है। तो इसीलिए आई जे के को बेसिस बोलते हैं, दीज आर नोन एज अ बेसिस, ठीक है। आई होप आपको बेसिस समझ में आ गया होगा। वी विल हैव सम डिस्कशन आफ्टर सम टाइम, ठीक है। बेसिस क्या हो गया, कि एक ऐसा कलेक्शन वेक्टर्स का जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो, और प्लस वो स्पेस पे स्पैन कर दो। मतलब उनके एरिया में अगर कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी वेक्टर उठा लो, आप उस वेक्टर को उन तीनों के, या उन दोनों के, या उन पांचों के, जितने भी वेक्टर होंगे, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको लिख सकते हो। दैट इज नॉट ए स्पैन द स्पेस। तो बेसिस की ये डेफिनेशन होती है। तो अगर मैं सिंपल बोलूं कि बेसिस में क्या क्या आपको बोलना है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट प्लस स्पैन द स्पेस।
बस बात कर। ठीक। अब ये बोलोगे कि मैं अगर तुमसे बोलूं ये आई है और ये जे है, ये बेसिस है, तो क्या यही दोनों बेसिस हो सकते हैं और कोई बेसिस नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है। यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस, मतलब बहुत तरीके के बेसिस बना सकते हो। जैसे एक ये मैं बना दूं, आई प्लस जे बाई रूट टू, और एक ऐसे बना दूं, आई माइनस जे बाई रूट टू, ये भी एक बेसिस है। मतलब मैंने जो ये डायमेंशन बनाया ना, ये इस तरीके का, आई प्लस जे बाई रूट टू और आई माइनस जे बाई रूट टू, ये भी बेसिस है दोनों। ये भी बेसिस है। तो इसका मतलब जो कैलकुलेशन मैं आई और जे में करता हूं हमेशा, कुछ भी सॉल्व करने के लिए, वो मैं इसमें भी कर सकता हूँ। आई प्लस जे बाई रूट टू और आई माइनस जे बाई रूट टू में भी कर सकता हूँ। पर क्यों नहीं करते हैं? आई और जे ही क्यों लेते हैं? आई जे की, आई और जे और के क्यों ही लेते हैं? इतना कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इससे मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन है वो टफ हो जाएगी। आई माइनस जे बाई रूट टू को मल्टीप्लाई करो, आई प्लस जे बाई रूट टू को मल्टीप्लाई करो, तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। आई से मल्टीप्लाई करो, सिंपल रहेगी। लेकिन आंसर सेम ही है, चाहे आप आई और जे को लेके काम करो या फिर इस बेसिस को लेके काम करो, आंसर सेम आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये यू हैव, ऐसा नहीं कंपलसरी नहीं आई और जे की, आई और जे ही जो है आपके बेसिस बनाएंगे। और भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस हो सकते हैं। तो आप बोलोगे सर क्या ये बेसिस है, इसको प्रूफ करो। किसको? आई प्लस जे बाई रूट टू को और आई माइनस जे बाई रूट टू को, ये बेसिस है सर, इसको प्रूफ करो। तो बेसिस होने का कंडीशन क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, प्लस वो स्पैन द स्पेस करे। तो मान लो कि एक वेक्टर मैंने क्या बनाया, आई प्लस जे बाई रूट टू, एक क्या बनाया, आई माइनस जे बाई रूट टू। अब ये दोनों का मेरे को क्या प्रूव करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लेता हूँ। मान लो एक का लिख लिया ए वन आई प्लस जे बाई रूट टू, एक का लिख लिया ए टू आई माइनस जे बाई रूट टू, इक्वल टू जीरो कर दिया। अब मुझे क्या प्रूफ करना है? ए वन और ए टू की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, मुझे बस यही प्रूफ करना और कुछ नहीं। तो वन बाई रूट टू तो बाहर ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचेगा? ए वन आई प्लस ए वन जे, ये अंदर चला जाएगा, प्लस ए टू आई माइनस ए टू जे, ये बचेगा, इक्वल टू जीरो। तो यहां से मैं क्या बचाऊं बताऊं? तो ए वन प्लस ए टू, आई वाला कॉमन ले लो तो आई वाला ये आ जाएगा, प्लस ए वन माइनस ए टू, जे वाला यहाँ ले लो, इक्वल टू जीरो। रूट टू को इधर ले गया, जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो हो गया। अब ये आई वाला जो है और ये जे वाला, इन दोनों को जीरो के बराबर करोगे तो क्या आएगा? ए वन प्लस ए टू इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन ये आएगी और एक आएगी ए वन माइनस ए टू इक्वल टू जीरो। ए टू कट जाएगा, टू ए वन इक्वल टू जीरो, मतलब ए वन इक्वल टू जीरो। अगर ए वन इक्वल टू जीरो है तो ए वन प्लस ए टू इक्वल टू जीरो है। ए वन की जगह जीरो पुट करोगे तो ए टू भी जीरो के बराबर आ जाएगा, मतलब ए वन बराबर ए टू बराबर जीरो। इट मीन्स दैट कि आई प्लस जे बाई रूट टू और आई माइनस जे बाई रूट टू, ये क्या है? हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अब ये स्पैन द स्पेस करते हैं कि नहीं करते, मुझे ये प्रूफ करना। नाउ आई वांट टू प्रूफ कि स्पैन द स्पेस करते हैं कि नहीं। तो मान लो कि मैंने अपना सिस्टम बनाया। सिस्टम ये कुछ इस तरीके से बना था हमारा। ये क्या है? आई प्लस जे बाई रूट टू और आई माइनस जे बाई रूट टू, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और मान लो कोई कोई पॉइंट है ये, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, एक ये वेक्टर बोल देता हूँ, जिसको मैंने क्या बोला? आई वेक्टर। तो अगर ये दोनों बेसिस होंगे तो इनके स्पेस में, अब ये आर टू के स्पेस चल रहा है, तो इनके स्पेस में कोई भी वेक्टर आएगा तो मैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। ठीक है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो आई इनके स्पेस में आया हुआ है, तो क्या मैं आई को अगर इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऊपर ये प्रूफ कर दिया है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अभी मैं ये कर देता हूँ इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो ये स्पैन द स्पेस करते हैं। इसका मतलब ये दोनों बेसिस है। अगर मैं लिखना चाहता हूँ आई किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में? इन दोनों के। तो मान लो कि मैंने पहले लिखा आई प्लस जे बाई रूट टू और दूसरा लिखा आई माइनस जे बाई रूट टू, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूं। मुझे पता क्या करना है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने बोला ए वन और ए टू। तो यहां से अभी इक्वेशन मैंने बनाई थी, वन बाई रूट टू बाहर कर लिया, बचा क्या? ए वन प्लस ए टू आई प्लस ए वन माइनस ए टू जे, यही इक्वेशन ऊपर बनी थी। एक, ठीक है, यही इक्वेशन ऊपर बनी थी। अब यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ए वन प्लस ए टू बाई रूट टू, आई आई वाला सेम सेम है तो इक्वल टू वन आ जाएगा। तो ए वन प्लस ए टू कितना बराबर हो गया? रूट टू के बराबर। और यहां से ए वन माइनस ए टू बाई रूट टू की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो, क्योंकि जे इधर है पर इधर जे नहीं है।
तो यहां से आएगा A1 माइनस A2 इक्वल टू 0। तो A1 बराबर A2, A1 बराबर A2 यहाँ फिट कर दिया। तो 2A1 इक्वल टू रूट 2, तो A1 इक्वल टू कितना बच जाएगा, 1/√2। तो A1 1/√2, तो A2 भी 1/√2। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज मैं कहाँ फिट कर दूं, यहाँ फिट कर दूं। तो आई कैप की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/√2 आई प्लस J/√2 प्लस 1/√2 आई माइनस J/√2। तो यहां पर मैंने क्या किया है, सिंपल आई कैप को इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। इसका मतलब ये स्पैन द स्पेस कर रहा है। तो दिस मीन्स दैट कि आई प्लस J/√2 और आई माइनस J/√2 भी हमारे क्या है, बेसिस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं और स्पैन द स्पेस क्या होता है। और इट्स नॉट कंपलसरी कि हमारे सिर्फ यही स्पैन करे, और कोई बेसिस नहीं हो सकती। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस। ठीक है। हाँ, पर हम कौन सा बेसिस चुनते हैं, हम चुनते हैं, देखा होगा आई और जे के बीच में हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। या जे के लेते हैं तो उसके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल रहता है। यही क्यों चुनते हैं, क्योंकि इस बेसिस को बोलते हैं ऑर्थोगोनल बेसिस। ऑर्थोगोनल बेसिस। ठीक है, क्योंकि इन ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री, इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, इसीलिए आई डॉट जे की वैल्यू 0 आती है और आई डॉट आई की वैल्यू 1 आती है। ये किस लिए लेते हैं, ये भी मैं बाद में अभी विल क्लियरफाई इट। और सेकंड थिंग, आई के ऊपर कैप लगा होता है, मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का बोलो या फिर बोलो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, ये नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होता है। इसीलिए इसका जो कंप्लीट नाम बोला जाता है आई और जे और के, इसको बोलते हैं ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज्ड बेसिस। अभी आपने सिर्फ समझा बेसिस क्या होता है। ठीक। अगर उसे आपको ऑर्थोगोनल करना है, मतलब उन सारे वेक्टर्स को 90 डिग्री पर रख दो, तो ऑर्थोगोनल बेसिस बन जाएगा। प्लस अगर ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड बेसिस बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारे वेक्टर को का यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, तो वो बनता है ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड बेसिस। और यही बेसिस सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यही कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दे आर एक्चुअली ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड बेसिस। वो सारे के सारे ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड बेसिस है। वो चाहे आई जे के हो, चाहे आर थीटा फाई हो, चाहे एस फाई जेड हो। ठीक है, आर थीटा फाई के ऊपर भी कैप लगाते हैं और एस फाई जेड के ऊपर भी कैप लगाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर भी कैप का साइन होता है। मतलब कहने का मतलब ये सब क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, यूनिट वेक्टर्स है। और ऑर्थो का मतलब 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर भी होंगे, नॉर्मलाइज्ड भी होंगे, और प्लस बेसिस भी होने चाहिए। ठीक, मतलब उल्टा बोलूं, बेसिस तो होना ही चाहिए, 90 डिग्री पे होने चाहिए, और प्लस नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है, देन इट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देन वी विल कवर आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन।